मेरा नाम नमिता है। मेरी जिंदगी बड़ी ही मुश्किल थी। काश मेरे जैसी जिंदगी किसी की ना हो। मैं हर लड़की के लिए ऐसी प्रार्थना करती हूँ। मैं खुद को शीशे में देख रही थी। मैं काफी खूबसूरत लग रही थी जब अचानक ही मेरे कमरे का दरवाजा खुला और वो इंसान मेरे कमरे में आ गया। उसे देखकर मैं हैरान रह गई थी क्योंकि उसने आते ही अंदर से दरवाजे को लॉक कर दिया था। मैंने उससे कहा कि ये क्या हरकत है तुम्हारी? तुम होश में तो हो और तुम मेरे कमरे में इस तरह क्यों घुसे आ रहे हो? जल्दी से दरवाजा खोलो। वो कहने लगा कि नहीं, प्लीज मेरी बात सुन लो। इसके बाद जो तुम्हारी मर्जी करे तुम वो करना। वो धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा था। अचानक ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि देखो, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें सारी जिंदगी बहुत खुश रखूंगा। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। प्लीज मान जाओ और मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैं उसे कोई जवाब नहीं दे पा रही थी क्योंकि मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहा है। मैं बाहर निकलने लगी तो उसने मुझे हाथ से पकड़कर फिर से पीछे की तरफ धकेल दिया था। मैं उससे कहने लगी कि देखो, घर में सारे मेहमान आए हुए हैं। प्लीज किसी तरह का कोई हंगामा मत करो। ये मौका नहीं है ये बात करने का और इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये कहते ही मैं दोबारा दरवाजे की तरफ भागने लगी जब उसने फिर से मुझे खींचकर पीछे कर दिया। मेरे तो होश ही उड़ गए थे क्योंकि मैं जानती थी कि अगर इस टाइम कोई आ गया तो जरूर वो हम दोनों को इस कमरे में होने पर गलत मतलब ही निकालेगा। और वही हुआ था जिसका मुझे डर था। तभी अचानक दरवाजा बजने लगा था। मैंने कहा कि भाभी, मैं अभी दरवाजा खोलती हूँ, 2 मिनट लगेंगे, मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ। फिर अचानक ही मेरे बाद वो भी कहने लगा कि भाभी नहीं, मैं इसके साथ कमरे में हूँ और ये कपड़े चेंज नहीं कर रही। हम दोनों आपस में कुछ पर्सनल बात कर रहे हैं। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। अचानक ही भाभी ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। मैंने जल्दी से घबराकर दरवाजा खोल दिया था। मैंने जैसे ही सामने देखा तो सारे मेहमान दरवाजे पर मौजूद थे। मेरे भैया और भाभी भी तो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। अब भाभी ने तो सारे घर में हंगामा मचा दिया था। मैंने सोच लिया था कि अब मेरी खैर नहीं है। अब मुझ पर तरह तरह के इल्जाम लगाए जाएंगे और मेरी बात का, मेरी सच्चाई का कोई भी यकीन नहीं करेगा। मुझे अपनी जिंदगी पर गुस्सा आ रहा था कि मेरी जिंदगी ऐसी क्यों थी। क्या कोई मुझे समझने वाला नहीं था? क्या कोई मेरी तरफ से बोलने वाला भी नहीं था? दरअसल मुझे रिश्ते वाले देखने के लिए आ रहे थे। मैं बहुत ही खुश थी क्योंकि मेरा रिश्ता बहुत ही अच्छे परिवार में तय हो रहा था। मेरे भैया ने ही मेरे लिए रिश्ता तलाश किया था। मैं भी खुश थी कि मेरी शादी एक अच्छे और पढ़े लिखे लड़के के साथ हो रही थी। लड़के की माँ ने मुझे मेरी खूबसूरती देखकर अपने बेटे के लिए फौरन ही पसंद कर लिया था। जब से मेरी भाभी को पता चला था कि मेरा रिश्ता अच्छे परिवार में हो रहा है, तब से उनका मूड बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। वो नहीं चाहती थी कि मैं किसी अच्छी ससुराल में जाऊं। वो कोई ना कोई बात कह देती थी। उनका बिल्कुल भी मन नहीं था कि मेरा रिश्ता यहाँ पर पक्का हो। इसलिए वो लड़के वालों के बारे में अजीब अजीब बातें करने लग जाती थी और मुझे गुमराह करना चाहती थी। लेकिन मैं जानती थी कि ऊपर वाला मेरे लिए अच्छा ही करेगा और जो होगा वो अच्छा ही होगा। मैं भाभी की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी क्योंकि मैं इसी में अपनी भलाई समझती थी। पर भाभी ने आखिरी दम तक अपनी ये हरकतें नहीं छोड़ी थी। मैं बहुत ही परेशान हो गई थी। मैं भैया को कुछ कहती तो वो भी यही कहते थे कि तुम्हारी भाभी भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। वो तुम्हारी भलाई के लिए ही तो ये सब कहती हैं। वो नहीं चाहती हैं कि तुम ऐसे घर में जाओ जहाँ जाने के बाद तुम्हारी जिंदगी मुश्किल भरी गुजरे। इसीलिए वो चाहती हैं कि हम सारी छानबीन करें, उसके बाद ही तुम्हारा रिश्ता पक्का करें। पर मैंने भैया को कहा कि भैया, आपने सारी छानबीन कर तो ली है, फिर भाभी ऐसा क्यों कह रही है? तो भैया कहने लगे कि तुम अपने दिमाग से गलत बातें सोच रही हो। तुम्हारी भाभी तो बस तुम्हारे लिए फिक्रमंद है। वो ये समझती है कि शायद तुम भी अनुराग को उतना ही पसंद करती हो जितना वो तुम्हें पसंद करता है। भैया की ये बात सुनकर मैंने जल्दी से उन्हें इनकार कर दिया था कि मैं अनुराग से शादी नहीं करना चाहती। हाँ, हम शुरू से ही एक साथ पढ़ते आए हैं, एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम दोनों की शादी भी हो जाए। अनुराग हमारे पड़ोस में रहता था। उसकी फैमिली बहुत अच्छी थी। बचपन से ही हम दोनों एक ही स्कूल में जाते थे और एक साथ खेल कूद कर बड़े हुए थे, जिस वजह से हम दोनों के बीच अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। अनुराग मेरी ही उम्र का था। सारे मोहल्ले वालों को यही लगता था कि अनुराग और मेरे बीच कुछ चल रहा है। लेकिन जब मेरी माँ ने मोहल्ले वालों की बातें सुनी
तो उन्होंने मरते समय भैया से कह दिया था कि अनुराग और नमिता एक दूसरे के लिए बने हैं। लेकिन मैं ऐसी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखती थी कि मरने वाला इंसान जो कुछ भी कहे वो सच होता है। इसीलिए माँ के मरने के बाद मैंने भैया को सख्ती से इनकार कर दिया था कि मैं अनुराग से शादी नहीं करूंगी। मैं अनुराग को पसंद नहीं करती थी, लेकिन जब से भाभी को ये पता चला था कि मैं अनुराग को पसंद नहीं करती और उससे शादी करने पर भी लगातार इनकार कर रही हूँ, तो भाभी बहुत परेशान हो गई थी। वो तो यही चाहती थी कि मेरी शादी अनुराग के साथ ही हो जाए, क्योंकि अनुराग एक आवारा लड़का था। हालांकि बचपन में वो अच्छे नंबर से पास होता था, लेकिन जब से वो मोहल्ले के गलत लड़कों के साथ बैठने उठने लगा था, तभी से उसने अपने आप को गलत हरकतों में ढाल लिया था। मेरे भैया ने मेरा रिश्ता कहीं और तलाश करना शुरू कर दिया था। मेरे 2-3 रिश्ते आए थे, लेकिन जिनमें से हमें एक रिश्ता पसंद आया था। वो रिश्ता बहुत ही अच्छा था और मैं इस रिश्ते से बहुत खुश भी थी। मेरे घर मेहमान आने वाले थे, इसलिए मैं तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली गई थी, लेकिन भाभी ने अनुराग को घर बुला लिया था। लड़के वालों ने जैसे ही उसे देखा तो वो हैरान हो गए थे कि इस लड़के का हमारे घर में क्या काम है। जाहिर सी बात है, उनका हैरान होना तो बनता था। अनुराग था तो हमारा पड़ोसी ही, और अब तो मैं उससे ज्यादा बातचीत भी नहीं करती थी। उसका मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं था। मैंने सबको यकीन दिलाया था कि ये भाभी की मदद के लिए यहाँ पर आया है। उसकी भाभी के साथ बहुत हंसी मजाक है, तो भाभी उन सब मेहमानों के सामने कहने लगी कि तुम्हारे साथ भी तो उसकी अच्छी हंसी मजाक है, तुम भी तो उससे बड़े प्यार से बातें करती हो। भाभी की बात सुनकर सारे मेहमानों के सामने मैं शर्मिंदा हुई थी। मैं खामोश हो गई थी, लेकिन भाभी ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वो बस सारे मेहमानों को मेरे खिलाफ भड़का रही थी। मैं उनकी इस हरकत की वजह से बहुत परेशान हो रही थी, लेकिन भैया ने मुझे तसल्ली दी थी कि तुम इन बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो और बस जल्दी से तैयार हो जाओ। भैया की बात सुनकर मैं जल्दी से अपने कमरे में चली गई थी और तैयार होने लगी थी। मैंने अच्छे से कपड़े पहन लिए थे और थोड़ा सा मेकअप भी कर लिया था। मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं शीशे में खुद को देख रही थी जब अचानक से दरवाजा खुला और कमरे के अंदर अनुराग आ गया था। उसने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया था। न जाने वो ये सब क्यों कर रहा था। अचानक ही वो मेरे करीब आया और मुझसे कहने लगा कि देखो, अभी भी टाइम है, मेरी बात मान लो, मैं तुम्हें सारी जिंदगी बहुत खुश रखूंगा, तुम मुझसे शादी कर लो। देखो, ये लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इतने बड़े परिवार में शादी करने का बहुत नुकसान होता है, क्योंकि ऐसे लोग लड़की को जूती की नोक पर रखते हैं। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ तो फिर तुम क्या करोगी? मैंने उससे कहा कि खामोश हो जाओ, ऐसी बातें मत करो। आज मेरा बहुत स्पेशल दिन है, प्लीज तुम आज का दिन मेरे लिए खराब मत करो और यहाँ से चले जाओ। मुझे पता है कि तुम भाभी के कहने पर यहाँ पर आए हो, क्योंकि भाभी नहीं चाहती कि मेरी शादी अच्छे परिवार में हो और तुम भी नहीं चाहते, इसलिए तुम दोनों मिल गए हो और तुम दोनों इस रिश्ते को नाकाम करना चाहते हो। मैंने एक तरफ दरवाजे को देखा था। मुझे यही शक था कि कहीं कोई आ ना जाए और इसीलिए मैं जल्दी से दरवाजे के पास चली गई, लेकिन अनुराग ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया था और कहने लगा कि प्लीज मेरी बात मान लो, जो मैं कहता हूँ वैसा कर लो। मैंने जल्दी से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाना चाहा, लेकिन उसने बड़ी मजबूती से मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। ये देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। न जाने अनुराग ऐसा क्यों कर रहा था, पर अगले ही पल अचानक से दरवाजा बजना शुरू हो गया था। वो भाभी ही थी जो मुझे बुला रही थी। मैंने बात संभालने के लिए भाभी से कह दिया था कि मैं अभी 2 मिनट में बाहर आती हूँ, मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ। इतने में अनुराग बोल पड़ा था कि नहीं भाभी, ये कपड़े चेंज नहीं कर रही, बल्कि ये मेरे साथ कमरे में मौजूद है। इसने जोरदार आवाज में कहा था, जब अचानक ही भाभी चिल्लाने लगी थी और कहने लगी थी कि ये तो गजब हो गया, तुम दोनों अंदर क्या कर रहे हो? और नमिता, तुम क्या कर रही हो अनुराग के साथ? तुम दोनों को शर्म नहीं आई? बाहर मेहमान बैठे हुए हैं और अंदर तुम दोनों एक साथ मौजूद हो। ये सुनते ही सारे मेहमान कमरे की तरफ आ गए थे। ये सब सुनकर तो मुझे भी शौक लग गया था, क्योंकि भाभी भी चिल्ला चिल्ला कर बातें कर रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी अपनी भाभी मेरे साथ ऐसा कर सकती हैं, लेकिन उन्होंने तो ये सब कर ही दिया था। मैं नहीं जानती थी कि किसी से बदला लेने के लिए इंसान ऐसे भी चाल चल सकता है, जैसी चाल मेरी भाभी इस टाइम चल रही थी। और ये बात सच थी। जल्दी से मैंने दरवाजा खोला तो सामने देखा तो सारे मेहमान दरवाजे पर ही मौजूद थे और लड़का भी मुझे देख रहा था। अनुराग जल्दी से बाहर निकल गया और कहने लगा
कि हाँ, मैं नमिता के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन अब इस जैसी लड़की के साथ कभी भी शादी नहीं करूंगा। इसने मुझे खुद अपने कमरे में बुलाया था। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं अनुराग को कहने लगी कि अनुराग प्लीज मेरी इज्जत का तमाशा मत बनाओ, मेरी इज्जत का सवाल है, ये सब मत करो अनुराग। ये सारी बातें अनुराग वहां से बाहर निकल गया था। ये देखकर मैं हैरान हो गई थी। लड़की की माँ कहने लगी कि बस बहुत हो गया, अब हम यहाँ पर और नहीं रुक सकते। ये लड़की तो बहुत ही अजीब है, इसका तो कैरेक्टर ही इतना खराब है कि इसने खुद अपने पड़ोस के लड़के को अपने कमरे में बुलाया और ना जाने इसके कितने लड़कों के साथ अफेयर्स होंगे। हमें तो ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इतनी सारी बातें कहकर वो लोग भी वापस चले गए थे, जबकि मैं उसी जगह पर शॉक खड़ी हुई थी। मेरे भैया मुझे शक की नज़रों से देख रहे थे। वो कहने लगे कि नमिता, तुमने ये क्या कर दिया? मैं इतने मान से तुम्हारे लिए ये रिश्ता लेकर आया था, पर तुमने क्या किया? तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने भैया से कहा कि भैया, मैंने कुछ नहीं किया, अनुराग झूठ बोल रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो तो खुद ही मेरे कमरे में आया था। तो भैया कहने लगे कि अब बस भी कर दो और खामोश हो जाओ। मैं किस पर यकीन करूं? मैंने एक नज़र भाभी को देखा, जो मुझे देखकर हंस रही थी, जैसे वो अपनी जीत का जश्न मना रही हों। वो मुझे इस टाइम बहुत बुरी लग रही थी। मैंने भैया से कहा कि ये सब कुछ भाभी ने किया है। वो नहीं चाहती कि मेरी शादी अच्छी जगह पर हो, और अब वो इसमें कामयाब भी हो गई। भाभी कहने लगी कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम देखना, मैं तुम्हारा रिश्ता खुद तलाश करूंगी, तुम बेफिक्र रहो। ये लड़के वाले बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, और अनुराग आखिर झूठ क्यों बोलेगा? वो तो बहुत अच्छा लड़का है और वो तुमसे प्यार भी करता है, फिर वो ये सब क्यों करेगा? भाभी ने तो मुझे सबकी नज़रों में गिरा दिया था। मैं खामोश हो गई थी। भैया भी वहां से चले गए थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब मेरे ही खिलाफ हो गए हों। ये बात हमारे रिश्तेदारों में भी फैल गई थी और इस तरह मेरा पवित्र दामन दागदार हो गया था। मैं जान गई थी कि अब कोई भी मुझसे रिश्ता नहीं करेगा, और इसी तरह हुआ था। पूरा 1 साल हो गया था। जो भी मुझे देखता तो ना जाने कैसे अनुराग सबको वो बात बता देता था। अब तो भाभी भी बहुत खुश रहने लगी थी। लेकिन एक दिन मैंने भाभी को देखा, वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। वो कह रही थी कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, तुम्हें किस चीज़ की जल्दी है? मैं तुम्हारे पैसे खा तो नहीं जाऊंगी। ये सुनकर मैं चौंक गई। शायद वो ज़रूर अनुराग को पैसे देने की बात कह रही थी। अगले दिन यही हुआ था। भाभी ने अनुराग को पैसे दे दिए थे। मैं समझ गई थी कि यह सब अनुराग ने भाभी के कहने पर ही किया था। मेरा शक सही निकला था, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि भाभी इस हद तक भी गिर जाएंगी। अगले दिन ही भाभी मुझसे कहने लगी कि देखो नमिता, लड़के वाले तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। अब तुम कोशिश करना कि अपना मुंह बंद ही रखना। इस लड़के में कमी तो होगी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कई साल हो चुके हैं। इस तरह तो तुम बैठे बैठे बूढ़ी हो जाओगी। कुछ कमी तो तुम में भी है। अगर वो तुम्हें पसंद कर लेंगे तो तुम भी लड़की की कमियों को जाहिर मत करना। मैं हैरान हो गई थी कि मेरी भाभी कैसी बातें कर रही है। अगले दिन लड़के वाले जैसे ही मुझे देखने के लिए आए तो मैं लड़के को ही देख रही थी। वो सामने की तरफ देख रहा था और आराम से बैठा हुआ था। देखने में भी अच्छा भला था। उसको देखकर नहीं लगता था कि उसके अंदर कोई कमी है। इस लड़के के साथ इसकी एक बूढ़ी माँ भी आई थी। लड़का तो मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गया था। वो भी मुझे देखकर खुश हो रहा था और शर्मा भी रहा था। लड़के की माँ तो भाभी के आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि तुमने ये एहसान हम पर करके हमारी जिंदगी संवार दी है। देखना, मेरा बेटा नमिता को सारी जिंदगी खुश रखेगा। भाभी कहने लगी कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप तो आज से ही हमारी रिश्तेदार बन गई हो। अब ये एहसास वाली बात तो न करें। भाभी इन लोगों से बड़ी मीठी मीठी बातें कर रही थी। इस तरह से मेरी शादी पराग के साथ तय हो गई, पर वो एक जगह पर लगातार जमकर बैठा हुआ था। मैं हैरान हो गई। कोई भी उसे उठने के लिए नहीं कह रहा था। वो मेरे करीब में न जाने कब से बैठा हुआ था और काफ़ी देर से मुझसे बातें कर रहा था। फिर मुझे मेरे कमरे में ले जाया गया था। मैंने उसे लगातार एक ही जगह पर बैठे हुए देखा था और उससे पहले ही मुझे मेरे कमरे में भेज दिया गया था। मैंने भाभी से कहा भी था कि इस लड़के के अंदर तो कोई कमी ही नहीं है। आप तो कहती थी कि इस पर कमियां हैं जिनको मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए। तो भाभी कहने लगी कि देखो, ये तो तुम्हें शादी के बाद ही पता चलेगा। शादी से पहले तो लड़की को कुछ भी पता नहीं होता। मैं भी खामोश थी। इस तरह मैं विदा होकर पराग के घर आ गई थी। शादी वाली रात वो जैसे ही मेरे कमरे में आया तो उसके एक हाथ में बैसाखी थी और वो उसकी मदद से चल रहा था। उसने आते ही अपनी बैसाखी को साइड पर रखा
और बेड पर बैठ गया। ये देखकर मैं चौंक गई थी। मैंने गौर से उसके पैरों की तरफ देखा कि जो मैं देख रही हूँ वो सच है या फिर ये मेरी आंखों का धोखा है। मैं जैसे ही बैसाखी को देखने लगी तो मैं दंग रह गई। ये बैसाखी ही थी। ये देखकर मेरा खून खौल उठा था। मुझे समझ आ गया था कि वो अपने पैरों पर नहीं चल सकता था। मैं हैरान हो गई थी क्योंकि मेरा पति तो लंगड़ा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी खाई में गिर गई हूँ। मुझे इतना बड़ा शॉक लगा था, और वो भी मेरी शादी की पहली रात। मैं इस समय खुद को बहुत लाचार महसूस कर रही थी। मुझे अपने भाग्य पर रोना आ रहा था। मेरा पति मेरे चेहरे को देखकर कहने लगा कि क्या हुआ, तुम रो रही हो? क्योंकि उसने मेरी आंखों में आंसुओं को महसूस कर लिया था। वो देखने भालने में बहुत अच्छा था, बस वो अपने दोनों पैरों से लाचार था और बैसाखी की मदद से ही चल सकता था। मैंने उससे कहा कि हाँ, मैं रो रही हूँ। वो कहने लगा कि तुम्हें क्या इस बारे में पता नहीं था कि मैं लंगड़ा हूँ? मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गई थी और कहने लगी कि नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया गया था। मेरा पति कहने लगा कि ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। मुझे लगा था कि तुम्हें मेरी सच्चाई बता दी गई होगी, लेकिन शायद तुम्हारी भाभी ने तुमसे इस बात को छुपाया। मैं अपने पति की बात सुनकर खामोश हो गई थी। इस तरह वो रात भी गुजर गई थी, पर मेरा पति मेरा बहुत ही ख्याल रखता था। उसे सब कुछ पता था। मैं हैरान होती थी कि लंगड़ा होकर भी वो हर तरह से मेहनत करता था। सुबह होते ही वो काम पर चला जाता था और शाम को जब भी घर वापस आता था तो मेरे सामने ढेर सारे पैसे रख दिया करता था। मैं उन पैसों को देखकर हैरान हो जाती थी और सोचती थी कि ना जाने मेरा पति कौन सा ऐसा काम करता है जो रोज इतने ढेर सारे पैसे कमा कर लाता है। लेकिन मेरी हिम्मत कभी नहीं हुई थी कि मैं उससे इस बारे में पूछ सकूं। उसकी बूढ़ी माँ सारा दिन मेरा ख्याल रखती थी और मेरी बहुत तारीफ करती थी। कहती थी कि तुम बहुत ही भागो वाली हो, तुम्हारे आते ही मेरे बेटे के भाग भी खुल गए। ये सुनकर मैं हैरान हो गई थी। मैंने उनसे पूछा कि पराग क्या काम करते हैं, तो वो मेरे सवाल पर खामोश हो गई थी। फिर वो कहने लगी कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया। मैंने कहा कि जी, भाभी ने तो मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके बावजूद मेरी सास ने भी मुझे कुछ नहीं बताया था। वो खामोश ही रही थी। दिन ऐसे ही गुजरने लगे थे। मेरे पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए थे। मैं चाहती थी कि मैं थोड़ी सी शॉपिंग भी कर लूं। वैसे तो मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है। मेरे भैया मुझे मेरी पसंद की हर चीज़ लाकर देते थे। मैंने अपने पति से कहा था कि मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे मार्केट जाना है। पहले तो मेरा पति मेरी बात सुनकर घबरा गया था, लेकिन फिर मेरे जिद करने पर मजबूर हो गया था और मुझे मार्केट लेकर जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही हम लोग घर से बाहर निकले तो बाहर के कुछ लोग मेरे पति को बड़ी गौर गौर से देख रहे थे। ये देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि आखिर लोग मेरे पति को इस तरह से क्यों देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उन लोगों ने कभी पहले किसी लंगड़े इंसान को नहीं देखा। हम जितनी दूर चलते चले जा रहे थे, लोग नजर उठा उठाकर मेरे पति को देख रहे थे। जब मेरे पति ने ये सब कुछ देखा तो वो मेरी तरफ देखकर कहने लगे कि मैं जानता हूँ कि सब लोग मुझे अजीब सी नजरों से देख रहे हैं, पर तुम ये बात अपने दिल पर मत लेना, इस बात को इग्नोर कर दो। लोगों का तो काम होता है हर इंसान को नजर उठा उठाकर देखना। वो इसी तरह से मुझ जैसे लोगों को जज करते हैं। मैं भी अपने पति की बात सुनकर खामोश हो गई थी। फिर जब हम मार्केट में गए तो मार्केट में भी बहुत सारे लोग मेरे पति को इसी तरह से घूर घूर कर देख रहे थे। लेकिन जब मेरे पति ने मुझे समझा दिया था तो मैंने इस बात को इग्नोर करने की कोशिश की थी और हम लोग शॉपिंग करके घर वापस आ गए थे। लेकिन अब हर बार ऐसा ही होने लगा था। मैं जब भी अपने पति के साथ घर से बाहर निकलती तो लोग ऐसे ही मेरे पति को घूर घूर कर देखते थे और फिर देखकर अपनी आंखों को फाड़ लिया करते थे, जैसे उन्होंने कोई अजीब सी चीज देख ली हो, और एक दूसरे से न जाने क्या क्या बातें करते थे। मुझे लोगों की ये हरकतें बहुत अजीब लग रही थी। मुझे पता था कि मेरे पति के अंदर एक कमी ये है कि वो लंगड़ा है, लेकिन ऐसे दुनिया में ना जाने कितने सारे लोग हैं, पर ना जाने क्यों मोहल्ले वाले मेरे पति को देखकर ऐसे रिएक्ट क्यों करते थे। मैं जब इस बारे में अपने पति को बताती तो वो कहते थे कि मैं जानता हूँ कि लोग मेरे बारे में ऐसी बातें करते हैं। शायद लोगों ने मुझ जैसे लंगड़े इंसान को पहली बार देखा होगा, इसलिए तो वो ऐसा करते हैं। अपने पति की बात पर मैं हर बार खामोश हो जाया करती थी, पर अब यह हर बार की बात हो गई थी। एक दिन तो मैंने ठान लिया था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शायद ये इस वजह से था क्योंकि मैंने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया था और समझ लिया था कि जो भी है जैसा भी है अब यही मेरा पति है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई मेरे पति को देखकर मजाक उड़ाए और इस तरह उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखे। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया था
अगर किसी ने भी मेरे पति को देखकर ऐसा रिएक्ट किया तो मैं उसे मुंह तोड़ जवाब दूंगी। फिर एक दिन मैं अपने पति के साथ घर से बाहर निकली तो एक औरत ने मेरे पति को गौर से देखा। तो वो मेरे पति को आंखें फाड़कर देख रही थी और फिर वो मुझे देखकर शर्मिंदा होने लगी। मैंने अपने पति को एक जगह पर बैठा दिया और उस औरत का पीछा करने लगी। वो औरत किसी औरत को मेरे पति के बारे में जाकर कुछ बता रही थी। मैंने फौरन ही उस औरत से कहा कि देखो, जो बात करनी है वो मुझसे करो, मेरे पति की बातें किसी और से मत करो। तो वो औरत मुझे देखने लगी और कहने लगी कि देखो बेटा, तुम पर मुझे तरस आ रहा है। तुम बहुत ही भोली भाली हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है। मैं ये सुनकर हैरान हो गई और इस औरत से पूछने लगी कि कैसा धोखा। तो वो कहने लगी कि ये तो तुम अपने पति से ही पूछ लेना कि वो क्या काम करता है। मैं इस औरत की बात सुनकर परेशान हो गई थी कि ना जाने मेरा पति ऐसा भी क्या काम करता है जो ये औरत उसके बारे में ऐसी बात कह रही है। मैं अपने पति के पास आकर उसको घर ले गई और फिर उनसे पूछने लगी कि तुम क्या काम करते हो, आज मुझे अपने काम के बारे में बता ही दो। हमारी शादी को इतना टाइम हो गया, आज मुझे सब सच सच बता दो। पराग कहने लगा कि देखो, टाइम आने पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मैं जो भी काम करता हूँ तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं तो तुम्हें तुम्हारा पूरा खर्चा देता हूँ, आखिर तुम्हें और क्या चाहिए। मैं उसकी बात सुनकर घबरा गई थी। मुझे तो अब गुस्सा आने लगा था कि मैं उसकी जिंदगी में उसका साथ दे रही हूँ, लेकिन वो है कि वो मुझे ये भी नहीं बता रहा कि वो क्या काम करता है। मैंने फैसला कर लिया था कि अब इस चीज का मैं खुद ही पता लगाऊंगी। इसी तरह एक दिन जैसे ही मेरा पति काम के लिए सुबह घर से निकला तो मैं फौरन ही चुपके से उसका पीछा करने लगी। वो जैसे ही जा रहा था तो मैं वैसे वैसे ही उसका पीछा कर रही थी। वो एक रिक्शा में बैठ गया था। रिक्शा वाले ने उसे एक सिनेमा हॉल के बाहर उतार दिया था। मैं हैरान हो गई थी, पर अगले ही पल मेरे होश उड़ गए थे और मुझे घबराहट होने लगी थी क्योंकि मेरा पति अपनी बैसाखी के सहारे से चलता हुआ सिनेमा हॉल के वॉशरूम में चला गया था। मैं अब उसके आने का इंतजार करने लगी थी। मैंने जैसे ही अपने पति को देखा तो मैं देखती रह गई थी, क्योंकि वो मेरा पति नहीं बल्कि वो तो कार्टून था जिसने कार्टून वाले कपड़े पहन रखे थे। और फिर वो सिनेमा हॉल के गेट के बाहर आकर बैठ गया था और उसने अपने हाथ में बहुत सारे खिलौने ले लिए थे। वो कार्टून के गेटअप में बच्चों को खिलौने बेच रहा था। उसको देखकर बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और जितने भी लोग सिनेमा हॉल में मूवी देखने के लिए आ रहे थे उनके साथ बच्चे थे। वो अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीद रहे थे। शायद मेरा पति इसी सिनेमा हॉल के आगे काफी टाइम से खिलौने बेच रहा है, इसलिए इसके खिलौने यहीं पर रखे हुए थे। मेरा पति भी इन बच्चों से बहुत खुश हो रहा था और इस तरह से मेरे पति के पास काफी सारे पैसे आ गए थे। ये सब देखकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे कि ये सब क्या देख रही हूँ। मैं हैरान हो गई थी कि जो लोग मेरे पति को खिलौने के पैसे देकर जा रहे थे वो सारे पैसे मेरे पति अपने जेब में रख रहे थे। इस तरह शाम तक उनके पास काफी सारे पैसे आ गए थे और बैठे ही बैठे उनके खिलौने भी बिक गए थे। कार्टून को देखकर बच्चे खुश होते थे और उससे खिलौने खरीद लिया करते थे। ये आइडिया खिलौने खरीदने के लिए मेरे पति के दिमाग में कहाँ से आया था, मैं इस बात पर चौंक रही थी। और कुछ लोग तो मेरे पति के साथ अपने बच्चों की फोटो भी खींच रहे थे। फिर जब शाम का वक्त हुआ तो मेरे पति ने सारे पैसे गिन लिए और खुशी खुशी उनको अपनी जेब में रख लिया। मैं दूर से ही उनको सुबह से शाम तक देखती रही थी। आज मैं जान गई थी कि मेरे पति क्या काम करते हैं, लेकिन मुझे शर्मिंदगी नहीं बल्कि मुझे तो गर्व महसूस हुआ था। मुझे तो यही लगता था कि शायद वो गलत काम करते होंगे, लेकिन ये काम तो बिल्कुल ठीक था। मुझे उस औरत पर बहुत गुस्सा आ रहा था जिसने मुझे फालतू में ही शक में डाल दिया था। मेरा दिल कर रहा था कि अगर वो औरत मुझे फिर से मिलेगी तो मैं उसे ज़रूर मुंहतोड़ जवाब दूंगी। इसी तरह एक दिन मैं फिर से मार्केट वाले रास्ते से अपने पति के साथ गुजर रही थी, लेकिन वही हुआ जो हर बार हुआ करता था। वहाँ के लोग मेरे पति को अजीब नज़रों से देखने लगे थे और इस बार तो मैंने फैसला कर लिया था। तभी अचानक मुझे वही औरत दिखाई दी। आज मैं ये बात भी जान गई थी कि वो औरत मार्केट में ही बर्तनों की एक छोटी सी दुकान लगाती है। मैंने उसकी दुकान पर जाकर उससे कहा कि तुम मेरे पति को इस तरह से क्यों देखती हो। तो वो कहने लगी कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, तुम्हारा पति बहुत गलत काम करता है और तुम्हें अपने साथ बाजार में ऐसे लेकर आता है जैसे वो बहुत शरीफ है। मैंने उससे कहा कि मेरे पति के बारे में ऐसी बातें मत करो, मुझे सब पता चल गया। मेरा पति कोई गलत काम नहीं करता। वो कार्टून बनकर बच्चों को खिलौने बेचता है और उनका दिल बहलाना कोई गलत काम नहीं है। ये तो मेहनत की कमाई है। इसे गलत काम तुम क्यों कह रही हो? वो औरत मेरी बात सुनकर पहले तो हैरान हो गई थी, फिर कहने लगी, क्या तुम ये कैसी बातें कर रही हो?
तुम सोमवार के दिन इस बाजार में आना और देख लेना कि तुम्हारा पति क्या काम करता है। मैंने उस औरत से कहा कि सोमवार के दिन तो मेरा पति छुट्टी करता है, वो तो अपने रिश्तेदारों के यहाँ घूमने के लिए जाते हैं। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तो वो औरत खामोश हो गई थी और कहने लगी कि तुम्हारा पति तुमसे झूठ बोलता है। वो सोमवार के दिन क्या करता है उसने इस बारे में तुम्हें नहीं बताया, लेकिन इस मार्केट के सब लोगों को पता है कि असल में तुम्हारा पति कौन है। मैं उस औरत की बात सुनकर हैरान हो गई। मेरी अजीब सी हालत हो रही थी, जैसे कुछ गलत हो रहा है। लेकिन फिर मैंने बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया और फैसला कर लिया कि मैं सोमवार के दिन भी अपने पति का पीछा करके देख लूंगी कि वो कहाँ जाता है और क्या काम करता है। मुझे तो लगा था कि सोमवार के दिन भी मेरा पति वही काम करता होगा जो हफ्ते के हर दिन करता था। जैसे ही सोमवार का दिन आया तो मेरा पति तैयार हो रहा था। उसने साफ सुथरे कपड़े पहने और कहने लगा कि सुनो, मैं अपनी मासी के यहाँ जा रहा हूँ, तुम मेरी माँ का ख्याल रखना, मैं शाम तक घर वापस आ जाऊंगा। वो ये कहकर बाहर चला गया था, लेकिन मेरी सास तो नींद में थी। ये देखते ही मैंने अपने पति के घर से बाहर निकलते ही उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वो ना जाने कहाँ जा रहा था। वो फिर से एक रिक्शा में बैठ गया था। मैंने भी जल्दी से रिक्शा किया और रिक्शा वाले से उस रिक्शा का पीछा करने के लिए कहा। ये रिक्शा तो चलता चला जा रहा था, पता नहीं मेरा पति कहाँ जा रहा था। ये देखकर मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि ये रिक्शा उसी मार्केट के करीब में ही रुक गया था। लेकिन अचानक वो क्या करने वाला था कि फिर वो रिक्शा मार्केट के पीछे वाले रास्ते की तरफ जाने लगा था। ये देखकर मुझे समझ नहीं आया था कि मेरा पति वहां से उतर गया था और फिर एक साइड पर खड़ा हो गया। शायद उसे किसी का इंतजार था। तभी अचानक मैंने देखा कि 2-3 आदमी वहां मेरे पति के करीब आकर खड़े हो गए। शायद वो मेरे पति के दोस्त थे। फिर कुछ ही देर के बाद वो सब भी एक तरफ को जाने लगे थे। लेकिन ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि वो लोग जिधर जा रहे थे वो एक झुग्गी थी। कुछ देर बाद ही वो सब लोग झुग्गी से बाहर निकले थे। ये देखकर मेरा शरीर कांप गया था, क्योंकि इन लोगों के कपड़े फटे पुराने और गंदे थे। मैं हैरान हो गई थी कि मेरा पति ऐसी हालत में कैसे हो सकता है। वो सभी अजीब हालत में थे। मेरा पति तो पहचानने में भी नहीं आ रहा था। मैं उसे बड़ी मुश्किल से पहचान रही थी, क्योंकि उसका चेहरा भी गंदगी से भरा हुआ था। मैं हैरान रह गई थी कि ना जाने मेरे पति ने ऐसी हालत क्यों बना ली है, जबकि मैं छुपकर उन सबको देख रही थी। पर वो सब मुझे नहीं देख सकते थे। अचानक ही वो लोग सब मार्केट के भीड़ वाले रास्ते की तरफ आ गए और फिर उन्होंने एक तरफ फटी पुरानी चादर बिछाई और वो सभी वहां पर बैठ गए थे। मैं तो काफी परेशान हो गई थी, लेकिन अगले ही पल मैंने जैसे ही उन सबको वो गलत काम करते हुए देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये सब कुछ भी अपनी आंखों से देखूंगी, और ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना पति ही होगा। मेरे आंसू निकलने लगे थे। मुझे उस औरत की बातें बिल्कुल ठीक लग रही थी। मैं अब पछता रही थी, क्योंकि मैं जान गई थी कि मेरी शादी किसी नॉर्मल इंसान से नहीं हुई। मुझे बहुत पछतावा हो रहा था, और मैं ये भी जान गई थी कि मेरी भाभी ने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी है। इसलिए तो वो आप सुकून से हो गई हैं। मेरा पति सिर्फ लंगड़ा नहीं था, बल्कि वो तो अपनी इज्जत और बेइज्जती के बीच का फैसला जानता ही नहीं था। मुझे बहुत पछतावा हो रहा था, और इसी पछतावे के साथ मैं बस घर लौट आई थी। अब मैं अपने पति से नजर भी नहीं मिलाना चाहती थी। वो जो खिलौने बेचने वाला काम करता था उसमें कोई बुराई नहीं थी, लेकिन जो काम वो अब कर रहा था ये बहुत ही गलत काम था। मैं समझ गई थी कि मेरा पति किस तरह से हर रोज मेरे पास बहुत सारे पैसे लेकर आता है, क्योंकि वो गलत तरीके से भी पैसे कमाता है। वो सब याद कर कर मैं आंसू बहा रही थी, क्योंकि मेरा पति लोगों के सामने भीख मांग रहा था और वो अपने लंगड़े होने की दुहाई देकर लोगों से भीख मांगता था। ये सब सोच सोच कर ही मेरा दिमाग खराब हो रहा था। अभी मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। भाभी ने मेरी शादी एक आम इंसान से नहीं बल्कि एक लंगड़े भिखारी से करवा दी थी। मेरी भाभी ने जानबूझकर मेरे साथ ये सब कुछ किया था और मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। मैं बहुत अफसोस कर रही थी कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसी भाभी मिली है जिसको मेरी थोड़ी भी परवाह नहीं थी। वो खुद मेरे भैया के साथ अच्छी जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन यहाँ उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मुझे अनुराग पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि ऐसे इंसान को मैं छोड़कर ही रहूंगी। मैं इस भिखारी के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती।
मैंने उसके लंगड़ेपन को एक्सेप्ट तो कर लिया था, लेकिन मैं एक भिखारी के साथ तो नहीं रह सकती थी। जैसे ही रात को वो घर पर आया तो उसने फिर से मेरे सामने ढेर सारे पैसे रख दिए, लेकिन इस बार मैंने उसका सामना किया और मैंने उससे कहा कि ये पैसे गलत तरीके से कमाए गए हैं। मैं ऐसे पैसों को बिल्कुल भी नहीं ले सकती, ये पैसे तुम अपने ही पास रखो। वो पहले तो हैरान हो गया था, फिर कहने लगा कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, क्या मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है? लेकिन मेरी आवाज़ तो मेरे गले में ही अटक कर रह गई थी, मुझसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। मैंने जल्दी से अपना सामान पैक किया और वापस अपने मायके आ गई थी। भैया और भाभी को मैंने कुछ नहीं बताया था। भाभी तो मुझे देखकर भैया से कहने लगी कि देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी बहन ज़्यादा दिन अपने ससुराल में नहीं टिकेगी। ये तुम्हारी बहन है ही ऐसी, जिसका दिल कहीं और लगा हुआ हो, वो कहाँ अपने पति के साथ रह सकती है। ये सुनकर तो मैं बोल ही पड़ी थी। मैंने भाभी से कहा कि भाभी, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने भैया को सारी बात बता दी थी। भैया को अभी भी मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो कहने लगे कि तुम अपनी भाभी के बारे में ये कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारी भाभी ऐसा नहीं कर सकती। भैया को तो मेरी बात पर यकीन जब आया था जब अचानक ही उन्होंने सामने देखा, वहां पर अनुराग खड़ा हुआ था। उसे मेरे आने के बारे में पता चल गया था। भाभी अनुराग को देखकर हैरान हो गई थी, उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। वो अनुराग को देखकर कहने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अनुराग धीरे धीरे चलता हुआ घर के अंदर आया और कहने लगा कि नमिता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं पैसों का लालची बन गया था। मेरी आंखों पर लालच की पट्टी बंध गई थी। मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। आज मैं तुम्हारी सफाई में सब कुछ कहूँगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे साथ भी बहुत बुरा हो गया। मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो मैंने तुम्हारे साथ किया था उसकी सज़ा मुझे भगवान दे चुका है। भैया तो उसकी बातें सुनकर हैरान हो गए थे। उन्होंने अनुराग से कहा कि तुमने क्या किया है, तुम ये सब क्यों कह रहे हो। भैया की बात सुनकर उसने सब कुछ बता दिया था, लेकिन भैया को अनुराग की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। भैया भाभी को अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। इससे पहले तो भैया ने अनुराग को वापस घर भेज दिया था और फिर भाभी को कहने लगे कि देखो, इससे पहले कि मैं कोई गलत कदम उठाऊं, तुम मेरे सामने से चली जाओ। भैया की बात पर भाभी परेशान हो गई थी। वह हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने अनजाने में ये सब कुछ कर दिया, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। जब भैया ने उन्हें चुप करवाया और कहने लगे कि खबरदार, जो तुमने एक शब्द भी कहा तो तुम मेरे घर से निकल जाओ, वरना मैं कुछ गलत कर दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों की माँ उनसे अलग हो जाए। भाभी ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो समझ गई थी कि उन्हें यहाँ से अपने मायके चले जाना चाहिए, इसमें ही उनकी बेहतरी है। उन्होंने जल्दी से अपना सामान पैक किया और वो उसी टाइम वहाँ से चली गई थी। मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी थी। मैंने पराग से डाइवोर्स ले ली थी, लेकिन अब मैं समझ गई थी कि मुझसे कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। मैंने अनुराग को भी माफ़ नहीं किया था और ना ही मैं भाभी को कभी माफ़ कर सकती थी। भैया भी मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे थे कि मुझे माफ़ कर दो। मैंने न जाने ऐसा क्या गलत किया था कि मुझे ऐसी पत्नी मिली। तुम्हारी भाभी अच्छी औरत नहीं है। मैंने तुम पर यकीन नहीं किया और अपनी पत्नी की बातों में आ गया। मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। मैंने जल्दी से अपने भैया के हाथ पकड़कर नीचे कर दिए और उनसे कहने लगी कि नहीं, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की बात नहीं है कि आप मुझे वापस मिल गए हो। मैंने आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ा था और ना ही आइंदा कभी मैं आपका भरोसा तोड़ सकती हूँ। मैं फ़ौरन ही उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी, लेकिन आज मैं बिल्कुल मजबूत बन गई थी, क्योंकि मैं समझ गई थी कि मेरे भैया हमेशा मेरे साथ रहेंगे। इस तरह मेरे भैया ने अब जिंदगी के हर मोड़ पर मेरा साथ देना शुरू कर दिया। मैं काफ़ी आगे बढ़ गई थी। भाभी ने भी मुझसे बहुत माफ़ी मांगी थी, फिर मैंने भैया की खातिर भाभी को माफ़ कर दिया। अभी मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन मुझे भरोसा है कि मेरी जहाँ भी शादी होगी, इस बार मेरे भैया देखभाल के ही मेरी शादी करेंगे। आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं अपने ससुराल में खुश रहूं। जहाँ पर भी मेरी शादी हो वहाँ लोग अच्छे हों और मेरा पति भी बहुत अच्छा हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।